हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं सत्यप्रकाश गौर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं कैसे हाल चाल हैं आपके। मस्त बिंदास ना, एकदम मस्त होंगे मुझे पता है। आज आप कड़ी मेहनत कर रहे हो और संघर्ष की दास्तान अपने हाथों से लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ उड़ान है हौसलों की। यहाँ जो उड़ान है वो हौसलों की है। यहाँ मेहनत से ना पहले घबराए थे ना आज घबराने वाले हो आप, मुझे पता है। डट कर सामने करने वाले विद्यार्थियों में से आप हो। तो हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का वादे के मुताबिक पहला लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें हमने एलसीएम पढ़ाया था। और एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन कौन कौन से कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या कैसे पूछे जाते हैं, क्या एलसीएम होता है, वो सारी बातों पे हमने बातें की थी। यानी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया पेपर के लिए। मैं जैसे जैसे क्लास कराता जाऊँगा उसमें से आपके क्वेश्चन कंप्लीटली आने के पूरे कंप्लीटली बता दूंगा कि इसमें से ये आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक एलसीएम का पूछा जाता है, एक एचसीएफ का। आज दूसरा क्वेश्चन मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। पूरी क्लास को ध्यान से देखें, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट से लेकर चलूंगा। मैंने कहा ना, मैं उस लास्ट बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ जो ग्राउंड में बैठा हुआ है। टॉपर को टॉपर कोई भी बना सकता है, मैं ग्राउंड वाले को टॉपर बनाने के लिए आया हूँ। चलिए हम समझेंगे भाई एचसीएफ को। एचसीएफ ये क्या है, ठीक है। एचसीएफ क्या है और एचसीएफ को कहते क्या है, ये सारी बातों को हमें यहाँ समझना है, ठीक है। एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ जो है बेटा, इसको हम लिखते हैं क्या बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन जो होता है किसी भी संख्याओं का, जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन होता है वही क्या कहलाता है? इसका आपका एचसीएफ कहलाता है। इसको हिंदी में हम मासापा कहते हैं या मासा कह देते हैं, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख देते हैं, मासा भी कह देते हैं या मासापा कहते देते हैं। और पूरा नाम महत्तम समवर्तीय होता है। महत्तम समवर्ती होता है, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन शॉर्ट बोल देते हैं एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ होता क्या है, मैंने आपको बताया एचसीएफ क्या होता है। मैंने कोई भी दो संख्या ली, जैसे मैंने ली आपके पास 20 और 30। मुझे पता है 20 और 30 के जो मैं फैक्टर करूँगा, तो आपको पता है 20 के फैक्टर में लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ये कौन से हो गए आपके? प्राइम नंबरों में मैंने इनको विभाजित कर दिया। जब मैं 20 को उसके प्राइम फैक्टरों में विभाजित कर सकता हूँ उस तरीके से, उसी प्रकार से मैं 30 को भी कर सकता हूँ। कैसे सर? मैं ऐसे कर सकता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों। आप कहोगे सर बिल्कुल इस तरीके से कर सकता हूँ। अब मेरे प्यारे बहन भाइयों देखो, इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 2 और इनमें मिल रहा है 5। 2 और 5 मिल रहा है, यानी 2 इंटू 5 इनमें कॉमन मिल रहा है, यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो गया? 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन जो मिलता है, बड़े से बड़ा कॉमन जो मिलता है दोनों में, जो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, संख्या हो, जितनी भी संख्या होती हैं उनमें जो बड़े से बड़ा मिलता है वो इसका क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलता है। लेकिन अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम मेरा बेटा क्या होगा? 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा? वो होगा बेटा कितना? आपका होगा बेटा 60 होगा। कितना होगा? 60। यानी 60 क्या है? इसका एलसीएम है, और इसका 10 जो क्या है बेटा? इसका एचसीएफ है। मेरी बात ध्यान से समझाना, समझाना क्या चाह रहा हूँ। एचसीएफ जो है, जिन संख्याओं को आपको एचसीएफ निकालना है, जिन नंबर को आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हमेशा उनके अंदर उपस्थित होता है। ध्यान से मेरी बात समझना, एचसीएफ हमेशा उनके अंदर उपस्थित होता है। यानी अगर मुझे एचसीएफ देगा तो 10 आपको पता है 20 में भी है, 10 किस में है? 30 में भी है। ये एचसीएफ है। एलसीएम मतलब कि इन दोनों संख्या को अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें ये दोनों उपस्थित हों। देखो एचसीएफ इनके अंदर उपस्थित हो है और एलसीएम में ये दोनों नंबर उपस्थित होना चाहिए, वो भी छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। यानी 60 में 20 भी उपस्थित है और 60 में 30 भी उपस्थित है। मेरी बात समझ में आ रही है? और एचसीएफ में ये दोनों नंबर आपके उपस्थित होने चाहिए, यानी इन दोनों नंबरों के अंदर ये एचसीएफ उपस्थित होगा, 101% होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, हाँ या ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने लिया भाई आपके सामने, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, मेरे प्यारे से बहन भाइयों, मेरी बात समझना यहाँ पे कि क्या, देखो यहाँ पर आपको पता है मैं अब छोटा बच्चा तो हूँ नहीं,
हर एक चीज़ को समझूंगा। मुझे बताओ इन तीनों में कॉमन बड़े से बड़ा क्या मिल रहा है, जल्दी बताओ। सर आंख मीच कर कह देंगे इनमें बड़े से बड़ा कॉमन मिल रहा है 5, यानी कि इनके अंदर सबके अंदर, इन सबके अंदर क्या है कि 5 कॉमन है। क्या है? 5 कॉमन है। कभी CID देखिए, CID आपने देखी होगी, बिल्कुल आपने देखी होगी, बिल्कुल देखिए ना कि जैसे कभी फ़ोटो दिखाते हैं, ये एक फैमिली फ़ोटो है, एक यहाँ फैमिली फ़ोटो है, ये दोनों फैमिली फ़ोटो हैं। 2 तारीख को खींचा गया फ़ोटो था, या 4 तारीख को खींचा हुआ फ़ोटो था। यहाँ पर कोई मनोज नाम का लड़का था, यहाँ पे भी कोई मनोज नाम का लड़का था, सेम ही लड़का था। ये वाला लड़का जो है सेम लड़का था, यहाँ पे बात समझना, यहाँ पर जो है ये सेम लड़का था, हाँ या ना। तो अब इन दोनों फैमिली फ़ोटो में कौन सा कॉमन मिल रहा है? मनोज कॉमन मिल रहा है, मनोज कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों फैमिलियों के लिए SCF कौन हो गया? वो मनोज हो गया। बड़े से बड़ा कॉमन कौन मिल रहा है? मनोज। यानी कभी भी जितने भी नंबर दिए थे उनमें कॉमन नंबर कौन सा होता है, उनके फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन कौन सा होता है, वेनेस्ट कौन सा होता है, वही इसका SCF होता है। और मैंने एक लॉजिक बहुत गहराई में दे दिया आपको। SCF जिन नंबरों का निकालना है, SCF हमेशा उन्हीं नंबरों के अंदर उपस्थित होगा। यानी आपको पता है मैं 10 को 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ, 15 को मैं 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ, 25 को 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो प्यारे बहन भाइयों, एक ही नंबर है जो 5 इन सभी के अंदर इनके फैक्टरों में कॉमन है। तो यही क्या कहलाएगा? SCF। जबकि मैंने ये कहा था कि LCM, SCF तो इनके अंदर उपस्थित होगा। अब LCM की बात अगर आपसे कोई पूछे तो मेरे प्यारे बहन भाई ये बताना, एक छोटा से छोटा ऐसा नंबर लेना जिसके अंदर 10 भी उपस्थित हो, जिसके अंदर 15 भी मिले, जिसके अंदर हमें 25 भी मिले। जल्दी बताओ ऐसा कौन सा नंबर जिसके अंदर हमें 10 भी मिलेगा, जिसके अंदर हमें 25 भी मिलेगा, जिसके अंदर हमें 15 भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है सर बेटा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। क्योंकि मैं अगर निकाल भी सकता हूँ, 25 लिया, 25 में मुझे 3 की ज़रूरत है, 25 में मुझे 2 की ज़रूरत है, 25 या 75, 150 बिल्कुल एकदम 150 एक ऐसा नंबर है इन दोनों के लिए जिसमें 25 भी उपस्थित है, जिसमें 15 भी उपस्थित है, जिसमें मेरा 10 भी उपस्थित है। तो 150 क्या हो गया? मेरा LCM हो गया। मेरी बात समझना, मैं थोड़ा सा और आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, है ना। मैं आपको समझाने का पूरा भरकम प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर समझाता हूँ, मेरी बात समझो। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे कि मेरे भाई मुझे नहीं पता, मैंने लिया 28, 34 और 42। अब बताओ इनका SCF क्या होगा? इनका SCF क्या होगा? मैंने क्या कहा, इनसे इनके तीनों नंबरों के नंबर के अंदर बड़ा जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वही ले लीजिए। सर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा? सर मैंने कहा 28 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 4। यहाँ मैं देखो 34 को लिख सकता हूँ कितना, 2,17। और 42 को लिख सकता हूँ 6,7। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लेकिन मुझे पता ना तो 7 कॉमन है ना 17 कॉमन है ना। तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में। 7 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा। 17 इसमें है और किसी में नहीं है। यहाँ 4 में आपको पता है 4, 2, 6, यानी सब में कॉमन कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे बंधुओं? सब में 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए SCF कितना हो गया इसका? 2 हो गया। 2 कॉमन क्यों लिया? सबसे कम लेते हैं। इसमें 2 कितनी बार है? 1 बार। इसमें 2 बार है, इसमें कितनी बार है? 1 बार है। तो 1 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे? 1 बार लेंगे। LCM में सबसे ज़्यादा बार लेते हैं और SCF में सबसे कम बार लेते हैं, ये आपको पता है। बात समझ में आई? SCF क्या है? SCF का सेकंड नाम कभी कभार पूछ लिया जाता है, सेकंड नाम GCD। GCD क्या होता है सर? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कभी कंफ्यूज मत होना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का नाम भी SCF ही होता है। SCF का ही नाम को दूसरा नाम क्या बोल देते हैं हम? ग्रेटेस्ट GCD। तो GCD निकालने की बोल रहा है, तो यानी वो क्या पूछ रहा है आपसे? SCF ही पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम, हमारी बात एकदम समझ में आई। अब मैं देखो कुछ चीज़ें और लेता हूँ मैं आपके सामने, बिल्कुल प्यार से चलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अभी मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ बेटे से और चीज़ों को समझाता हूँ मैं आपको। मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिए। अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपसे क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब मेरी बात समझना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये पूछा है 143 से 77, वो 77 और 121 का मासा ज्ञात कीजिए। आपको पता है कोई भी नंबर होगा 143, 77 और 121, इन सब के अंदर उपस्थित होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा, नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। यानी आपको पता है 143, 77, 77 के गुणा होता है 7 और 11। अगर इनका कोई मासा है इनमें से उपस्थित होगा, तो सिंपल सी बात है, अब 17, 7 और 11 में से कोई होगा, जबकि आपको पता है 6 तो हो ही नहीं सकता कभी भी किसी हालात में, क्योंकि भाई 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 का भाग 77 में कभी जा ही नहीं सकता, तो 4 का भाग भी 77 में नहीं आ सकता। ये 2 ऑप्शन तो मेरे पहले ही हट गए। अब मेरी बात समझ में आ रही है, 11 और 7 की बात कर रहे हैं हम, 11 और 7 की बात कर रहे हैं, तो 11 में तो आपको पता है 77 में 11 का भी चला जाता है, 11 इसका भी चला जाता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, क्या भाई इसमें 11 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। आपको पता है इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, 11 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, लेकिन 7 का भाग 143 में नहीं जा रहा, इसलिए हमें 143 को भी नहीं लेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। बेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चला, हमने ऑप्शन से उड़ा दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना है गहराइयों से। मैंने क्या कहा था कि आप एक बात समझ के चलो, हमेशा नोट डालो, हमेशा SCF दी गई संख्याओं के अंदर ही उपस्थित होता है और उनके अंदर ही मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बहन भाइयों, उनके अंदर ही मिलेगा। अगर आप कहोगे सर मुझे ज़रूरत नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट समझता हूँ, मैं आपको 2 कॉन्सेप्टों को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपको पता है अगर मुझे का SCF निकालना होता तो आपको पता है एक होता है मेरे पास गुणनखंड करूँगा, क्या बेटा इसका फैक्टर मेथड होता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको, गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। मैं आपको बता दूँ, गुणनखंड फर्स्ट जो होती है विधि वो होती है बेटा आपका गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि जो होती है मेरे प्यारे बहन भाइयों, 143 में 7 का जा नहीं रहा, 11 का दिख रहा है, तो 11 की दे लो, 11 का 11 बचा कितना, 3 11 33 है ना, ये हो जाएगा, हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल हो जाएगा, मेरी बात बिल्कुल एकदम समझ में आ रही है। तो 13 का 13 में देंगे कितना आएगा 1, यानी 143 का फैक्टर हो गया कितना, 11 × 13 लिख सकता हूँ, राइट। अब देखो 77 को लिख सकता हूँ, 7 का देंगे तो 11 बार, और 11 का देंगे तो 1 बार, यानी मुझे पता है 77 को मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों 7 × 11। अब मुझे पता है कि मैं 121 को 121 को तो आपको पता है 121 का 11 × 11 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? सब में क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो SCF कितना हो गया 11। ये बच्चों का खेल है बेटा, ये बच्चों का खेल है, इस विधि को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। हाँ कंपटीशन वगैरह इस विधि को लेकर जाएंगे ना तो हमारी सीट को कोई और ले जाएगा बेटा, है ना, और ले जाए। कहते हैं ना वक्त के पीछे चलने वाले, तो हम वक्त के पीछे चलने वालों में से हो जाएंगे। हमें अपडेट होना पड़ेगा, हमारे माइंड को उस कैलकुलेटिव पर पहुंचाना पड़ेगा जिस पे हम चाहते हैं। हम देखो दूसरा मेथड होता है, ये हो गया, एक होता है भाग विधि। आपको पता है भाग विधि कौन सी होती है? आप तो दोनों नंबरों में से जैसे आपको दिख रहा है कि 143 और 77 और आपको देखना है 121, यानी दूसरी आपको भाग विधि। तो भाग विधि मेरे प्यारे बहन भाइयों आपने पढ़ा होगा, भाग विधि होती है, पहले 2 छोटे नंबर ले लो, 77 और मैंने ये लिया, 121 में 77 का भाग कितनी बार जाएगा, छोटे नंबर का बड़े में भाग दो, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो आपको पता है कितने बच्चे यहाँ पे, यहाँ बच्चा 4 और यहाँ बच्चे कितने 10 10, तो 3 बचे है ना। तो अब देखो 34 का भाग देंगे 77 में, कितनी बार जाएगा, आपको तो 34 दूनी 78 होते हैं, तो ये तो बात बनेगी नहीं, यहाँ पर 1 बार जाएगा, तो 34 का गया 1 बार। यहाँ बचेगा कितना बेटा आपके पास 3, और यहाँ बचेगा कितना बेटा आपके पास 4, 43 बचा। और 34 से भाग अगर मैं 43 में देता हूँ तो वो भी जाएगा 1 बार। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? बिल्कुल कराए। यहाँ 7 बचा और यहाँ 3 बचा और यहाँ पे 4 बचा, 43 ही तो बचा, 8
और 6 78 हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 78, ठीक है, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ पता है आपको 6 और 9 बचा, और 9 का भाग देंगे 34 में, 9 ही तो बचे, 34 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 बार 27, बचेगा कितना मेरे प्यारे बहन भाई, 3 और 7, 7 का भाग देंगे किस में बेटा, 9 में। कुछ गलती कर दी क्या हमने, बिल्कुल गलती की है, कुछ तो गलती की है। 77 सही तो है हमारा, 77 दूनी 1 ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या, 11, 4 बचे, और यहाँ बचेंगे कितने, 10, 10 में, सॉरी 4 बचेगा, 44 बचेगा, 11 बचे, 11 में 7 है तो इतना 44 का अगर हमें 2 बार लूँगा तो आपको पता ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार लेना पड़ेगा, 44 बचेगा कितने, यहाँ पर 3, और यहाँ पे बचेगा 3, 33 का भाग दूंगा 44 में, कितनी बार जाएगा बेटा, 1 बार, तो 33 का भाग माइनस बचा 11, 11 का भाग दूंगा 33 में, कितनी बार गया, आपको पता है 3 बार गया, तो 0 आ गया शेषफल। यानी जिसका भाग देने पर शेषफल कितना होता है, 0 हो जाता है, जिसका भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है, उन दोनों संख्या का मासा वही होता है। ये होती है हमारी भागवती। यानी 11 का भाग, अब मैं देखो 11 का भाग देके देखूँ मैं इतना, इसमें 143 में, तो 143 में 11 का भाग दूंगा, जा रहा है आपका को बिल्कुल जाता है, 111 का हमारा कितना हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 2 तरीके हैं, लेकिन हम इन दोनों तरीकों को यहाँ यूज नहीं करेंगे मेरे प्यारे बहन भाइयों। ये जो हमारी छोटी क्लासों के हैं, छोटे बच्चे वाले खिलौने, तो करेंगे क्या, हम यहाँ बेटा कॉमन डिफरेंस करेंगे। यहाँ हम कॉमन डिफरेंस के द्वारा क्वेश्चनों को निपटाएंगे। यहाँ हम दोनों को कॉमन डिफरेंस द्वारा निपटाएंगे। कैसे, मेरी बात समझो। आप सबसे छोटे नज़दीक वाले 2 नंबर लो, आप सबसे छोटे नज़दीक वाले 2 नंबर लो। देखो 143 और 121, दोनों का अंतर कितना है, देखो यहाँ बचेगा कितना, 3 में से 1 गया तो 2 बचा आपको सर, बिल्कुल। और यहाँ पर बचा कितना आपका, 12, 2, 22 बचा, ठीक है। अब 22 तो आपको पता है, ठीक है सर 22 बच रहा है, लेकिन 22 तो आपको पता है 22 से 77 में नहीं आता, तो 22 में इनमें से कोई होगा, 22 तो इनका कॉमन है, लेकिन 22 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 11, तो आपको पता है 11। आपको पता है इन दोनों का आंसर मासा तो कितना होगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि इनका ही कॉमन डिफरेंस निकाला है हमने। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस के द्वारा, है ना, कॉमन डिफरेंस मेथड, जो सबसे अच्छा मेथड है मासा निकालने का, ठीक है। कॉमन लोग तो 11, अंदर भी तोड़ के देख सकते हैं, 22 नहीं हो सकता तो 22 का कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो 2 × 11 आपको तो 2 का इसमें नहीं आएगा, 2 का इसमें नहीं आएगा, तो केवल एक क्या बच रहा है, 11, 11 का भाग जा रहा है, तो 11 इसका मासा हो गया। तो हम छोटा नंबर लेकर भी आसानी से हम पता लगा सकते हैं, अंतर निकाल कर भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सबसे बेस्ट मेथड है, और ऑप्शन वाइज भी हमारा बेस्ट मेथड है। इन दोनों को लेकर हम यहाँ कंपटीशन में चलेंगे। कल मैंने आपको जब पहली क्लास ली थी तो मैंने कहीं वहाँ पर 3 का सम, आपको पता 3 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसके अंकों का, जैसे मुझे 3, 2, 5 और 4 को देखना, ये 3 से विभाज्य होगी नहीं, इसके अंकों का योग 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 कितने हो जाएंगे 14, तो इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 14 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 9 से ऐसे ही 9 का रूल्स है, 8 5 के लिए इकाई का अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। 4 के लिए इकाई और दहाई के 2 अंकों का 4 से विभाजित होने चाहिए। 8 के लिए 3 अंकों वाले विभाजित होने चाहिए। तो ये मैंने रूल्स वहाँ अपनाए थे, तो मैंने उन्हीं तरीके से यहाँ पर देखा था, राइट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये बात आपको समझ में आई। आपको को सर बिल्कुल। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, है ना, आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम, और क्वेश्चनों को समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे अगला, चलिए बेटा इन क्वेश्चनों को देखिए फटाफट जल्दी से, कि 24, 60 और 90 का मासा कितना है। 24, 60, 90 का मासा कितना है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, मासा हमेशा जो है एचसीएफ उन्हीं संख्या के अंदर होता है, यानी आपको पता है अगर उनके अंदर होगा तो इन्हीं ऑप्शनों में से किसी से वो विभाजित होगा पूर्ण तरीके से। आपको होगा सर बिल्कुल। अब देखो आपको पता है यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग सब में जा रहा है ना, 3 का भाग सब में जा रहा है, 6 का भाग यहाँ आ रहा है, 6 का भाग जा रहा है, 6 का भाग यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। 12 का भाग देखते हैं, मतलब 4 से भी जाना चाहिए, 4 का भाग यहाँ भी आ रहा है, 4 का भाग यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 4 का भाग मुझे लगता है 4 दूनी 8 यहाँ नहीं आ रहा, यानी 4 का भाग यहाँ नहीं आ रहा, 12 नहीं होगा
ऑप्शन, और 4 का 4 भी नहीं, 4 दूनी 8, ये भी नहीं आ रहा, तो 12 और 4 तो गए। अब 6 और 3 में से मुझे लगाना है कि 6 और 3 में से कौन होगा। तो आपको पता है 6 का भाग दोनों में जा रहा, 15 छक्के 90, 60 और 6 चौक 24। अब यहाँ मैं फंस गया, मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भाई मैं इन दोनों का कॉमन लेकर देखूँगा। मतलब मैं कॉमन क्या, इसको सीधा सीधा कर ले तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ना। छोटे ही नंबर पे तो आपको पता है 60 में से 24 जाएंगे, तो आपको पता है 60 में 24 जाएंगे, बचेंगे कितने यहाँ पे 6 बचे, और यहाँ बचेंगे कितने 5 में से 2 गए तो 3, 36 बता। और 36 को तोड़ सकता हूँ 6 × 6। आपको पता है बड़े से बड़ा देखना है, सॉरी मैं तो कन्फ्यूज ही क्यों होना है, बड़े से बड़ा देखना है। 6 और 3 में से देखना, 3 छोटा है, बी बड़ा, 6 बड़ा है, तो 6 ऑप्शन इज करेक्ट। हम इसमें से सॉरी हम इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल 3 और 6 दोनों हैं, लेकिन बड़े से बड़ा देखना तो 3 और 6 से बड़ा कौन सा होगा, 6 हमारा बड़ा होगा, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही हट चुके हैं, वो आपको समझ में आई होगी बात मेरी। अब मेरी बात एक और चीज़ समझना यहाँ पे, मैं हमेशा एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। एचसीएफ जो है नोट डालो, एचसीएफ जो है दी गई संख्या के बराबर या उससे हमेशा उनसे हमेशा छोटा होगा। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा उनसे छोटा होता है। देखो या तो उससे छोटा होगा, उससे बराबर होगा, समझ लो ना, ये बात हमेशा याद रखना। 16, 48, 104 का मासा ज्ञात कीजिए। 16, 48, 104 का मासा आपको पता, 16 का 16 में भी चले जाता है, 16 का 48 में चले जाता है, 16 का 104 में भी चला जाता है या नहीं चले जाता, आप जल्दी बताओ। 16 का 104 में जाता है या नहीं जाता? आप कहोगे सर बिल्कुल जाता होगा, सोच लो, मुझे नहीं पता, आप जल्दी से बताओ फटाफट। 16 का चला जाएगा 104 में, देखो जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट, इसका मासा क्या होगा आपको जल्दी बताओ। आपको पता है देखो 16 का तो भैया 8 का चला जाता है इसमें, और 12 का देखो, 3 का 12 में देखो, इसमें 3 का नहीं जाएगा, 104 में 3 का नहीं आएगा, तो 12 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 4 का, देखो 4 का जिसमें सब में जा रहा है, 4 का सब में जा रहा है, 8 का भी देखो, ये 8 का इनमें जा रहा है, इसमें देख लो 8 का जा रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल देखो फटाफट से, जल्दी देखो फटाफट जल्दी सी ना, तो 8 का इसमें भी जा रहा है, ठीक है, 8 हो सकता है। 16 का देखो फटाफट से, 16 नंबर 1 16 नंबर 16 छिक्के 196, और 196 और 16 छोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 108, नहीं आ रहा, तो 108 का नहीं आएगा, इसमें 8 ऑप्शन होगा, ठीक है। 16 का भाग 104 में नहीं आ रहा, जबकि इसमें जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको तोड़ूंगा, तो इसको तोड़ूंगा मैं 4 का दूंगा, तो 4 दूनी 8, और बचे 2 और 4 26, तो आपको पता है 4 का इसमें नहीं जा रहा, सॉरी इसमें 4 का नहीं आएगा, 8 का जाएगा, तो 8 इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, 16 नहीं होगा, क्लियर है, 16 का जा रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस भी लोगे तो कितना आएगा यहाँ आपको 32 आएगा, 32 में 8 चौका 32 होते हैं, ठीक है, 8 चौका 32 होता है, 8 चौका 32, ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो 8 चौका 32 आपको पता है 8 का या 4 का जाएगा, तो 8 लेंगे हम, ठीक है ना, बात समझ में आई, ऑप्शन से हम कर लेंगे। तो हम यहाँ देखो 1048 और 1441 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आप देखो आप क्या करोगे, 1441 माइनस के 1000 क्या करोगे, 48 करोगे। मैंने अभी डिफरेंस लेना बताया, कितना लेंगे, 3 आ गया, कितना आया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर बचे 13 में से 3 4 गए तो कितने बचेंगे, 9, ठीक है, 9 बचे, यहाँ बचे 13, तो 333। अब देखो 343 का तो भाई इसमें जाएगा नहीं, 393 का तो इसमें किसी में जाएगा नहीं, तो 393 को तोड़ो ना, ऑप्शन में 393 है, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ 3 गुणा 1 3 1, क्या 3 तो है इसमें ऑप्शन में, नहीं है, तो क्या कौन सा है, 131 है, यानी 131 है, 131 का क्या इसमें चला जाएगा, 131, क्योंकि इनके दोनों फैक्टर हैं,
बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से 1 मिनट में कर देंगे। दोनों का अंतर लिया, फिर उसके भी फैक्टर करके देख लिया, 3 तो है नहीं, 131 है, तो सीधा सीधा आंसर है 131, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब मेरी बात समझो, मासा की मैंने कहा 4a³ b² c², सबसे यहाँ पे अब लघुत्तम घात लेना है। एक ही घात 3 है, एक ही घात, पहले देखो 4, 6 और 8, दोनों का मासा कितना होगा? 4, 6 और 8 का मासा आएगा 2। आपको पता है सबसे पहले आएगा 2 आएगा, और 2 तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही मेरा यहाँ काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉमन देखना था। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी, बाकी तो किसी में है नहीं है, तो ये दोनों तीनों ऑप्शन तो हमारे आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है मासा में कम लेते हैं। 4, 6, 8 में कॉमन कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो 2 आएगा। और एक ही घात देखो, एक ही घात 3 है, या एक ही घात 3 और 2 है, तो एक ही घात 2 लेंगे, 2 भी है। बी की घात 2 है, अधिकतम बी की घात 2, तो बी की घात 3 है, सॉरी अधिकतम, तो बी की घात कम, सबसे कम कितनी है? 1 है, तो 1 लेंगे। सी की घात 2, सी की घात 1 और सी की घात 2, तो इसी की घात 1 लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट। मासा में हमेशा सबसे कम घात लेते हैं। मासा में हमेशा एचसीएफ में हमेशा सबसे छोटी घात लेते हैं। छोटी घात है तो सबसे छोटी घात हम लेते हैं। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे यहाँ तक मुझे लगता है आपको ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ और बताना उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना कि उस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल एकदम बात समझ में आई। कुछ क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको। चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। थोड़ी सी लाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है कभी कभी, थोड़ी सी, तो सॉरी उसके लिए। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इन क्वेश्चनों का मुझे क्या करना है, मासा निकालना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। ये है, मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आपको A/B, C/D और E/F का HCF निकालना हो, यानी भिन्न का F से HCF निकालना हो, तो हमेशा HCF निकालना हो। तो आपको पता है HCF ऑफ A, C और E का अपॉन B और D और F का क्या निकलेगा? यहाँ पे LCM, है ना, यानी LCM निकलता है। ये नोट कर लीजिए, नीचे वाली संख्या को LCM निकालना है और ऊपर वाले का HCF निकालना है, दोनों का एक भिन्न बन जाता है। यानी आपको पता है 12 और 15 का HCF कितना आएगा? कॉमन आएगा दोनों में 3, तो आपको पता 3/34 और 3/17 यहाँ भी है। लेकिन मुझे नीचे वाले का लासा निकालना है, 3/17 और 34 का लासा कितना होगा? ये होगा 34, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया एकदम करेक्ट। देखते ही आंसर दे देना मेरे प्यारे बहन भाइयों। 6, 27, 15 और 12 का हमेशा मासा कितना आएगा? मासा आएगा बेटा 3, ऊपर 3 आना चाहिए, और किसी में 3 है ही नहीं है, और किसी ऑप्शन में 3 है ही नहीं है, क्योंकि 3 में सब में कॉमन 3 ही मिल रहा है, तो ऊपर 3 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, तो मेरा क्वेश्चन काम खत्म हो गया। मेरी बात समझना यहाँ पर। दूसरा x³ प्लस x² प्लस x प्लस के 1, और दूसरा x³ और प्लस के 2x² प्लस के x प्लस के 2। मैथमेटिक्स पहचानना है, ऑब्जर्वेशन करना है। आपको पता है यहाँ पे x³ प्लस के x², डरने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इन दोनों में से कॉमन लूंगा मैं x², तो कितना बचेगा? x प्लस के 1, है ना। कितना बचेगा मेरे प्यारे बहन भाई? जल्दी से बताओ कितना बचेगा यहाँ पे? x प्लस के 1, और यहाँ पे मेरा पहले से x प्लस के 1 है, इनके फैक्टर करूँ तो मेरा इसको तोड़ूँ तो x प्लस के 1 और x² प्लस के 1 ये लिख सकता हूँ। यानी पहले वाले में से x प्लस के 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैं x² कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 2, यानी सब में मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रहा है x² प्लस के 2, x² प्लस के 2, सॉरी x² कॉमन मैंने ले लिया, तो x² प्लस के 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। x² के प्लस 1 यहाँ में है नहीं है, ये ऑप्शन खत्म, इसमें भी नहीं है, ये भी क्वेश्चन खत्म। तो मुझे ये पता है कि x² प्लस के, मुझे मासा निकालना है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें x² के प्लस के 1 इसमें है, क्योंकि इसको भी जब मैं तोड़ूंगा तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? x² प्लस के 1 मेरा कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि इसको तोड़ने पर क्या आएगा मेरा? x² प्लस के 1
और x प्लस के 2 ये आएगा। तो मुझे पता है इसमें से दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 यहाँ आंसर हो गया। कोई दिक्कत बताइए, कोई भी दिक्कत मेरे प्यारे बहन भाइयों? चलिए इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए मुझे फटाफट से। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, दो कॉन्जुगेटिव इंटीजरों का यानी दो क्रमागत पूर्णांकों का हमेशा एचसीएफ कितना होता है? दो धनात्मक हो सकते हैं, कोई से भी इंटीजर है यानी कोई भी पूर्णांक है, उनका दो लगातार क्रमागत जो पूर्णांक है उनका मासा कितना होगा ये बताइए। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, तो हमेशा लगा देना। जैसे मेरा मान लो कि मेरा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6, तो इनके बीच में देखो कितना अंतर है। सब में कितने का कॉमन आएगा? इन सब में कॉमन आएगा बेटा कितना? 1। कितना आ रहा है? 1। तो हमेशा आंसर कितना होगा? 1 होगा। दो क्रमागत पूर्णांकों का हमेशा एचसीएफ 1 होता है। दो क्रमागत सम पूर्णांकों का एचसीएफ हमेशा कितना होता है देख लेते हैं। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है 8, तो कितने कॉमन आ जाएगा? सबको पता है। इसमें तो सर 2 का कॉमन है। कितने का है? 2 कॉमन है सब में से, सब में 2 कॉमन आएगा सम होगा तो हमेशा आंसर होगा। आंसर नंबर मैंने डी नहीं डाला तो ये मैंने आंसर नंबर डी डाल दिया यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत? ऐसे में विषम की बोलूँ तो वो आप बताना। विषम पूर्णांकों विषम पूर्णांकों का क्रमागत विषम पूर्णांकों का एचसीएफ कितना होगा वो आपको बताना है। राइट, चलिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस कॉन्सेप्ट में, तो वो उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो मेरी एक बात समझना है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लिख रहा हूँ। हमेशा याद रखना कि मान लो मेरे पास कोई दो संख्या है, जैसे मेरे पास है 18 और 22, है ना। और 18 और 22 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है, तो आप क्या करते हो? इन दोनों में सर कॉमन कितना है? इन दोनों में कॉमन है सर 2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 9 दूनी 18 और लिख सकता हूँ इसको 11 दूनी 22, ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना। आपको एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इसको निकालोगे 9 × 11 गुणा 2, हाँ या ना, हाँ या ना। यानी दो कॉमन नंबर है, जो कॉमन नंबर है मेरे प्यारे बहन भाइयों वही तो एचसीएफ है। इनमें जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन नंबर वही तो एचसीएफ है। यानी अब मैं जो इसका मल्टीप्लाई करूँगा 99 का अगर मैं दोगुना करता हूँ कितना होगा? 98, है ना। कितना होगा? 198। तो 198 क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। एलसीएम कैसे प्राप्त हुआ? उन दोनों अभाज्य संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का उसके एचसीएफ यानी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एलसीएम पता चल गया। या मैं दूसरी भाषा में ये बोलूँ, अगर मैं इन दोनों नंबरों को अनुपात में लिखना चाहूँ, 18 और 22 को, तो इनमें से कोई ना कोई जो कॉमन नंबर होगा वो कट जाएगा। कॉमन नंबर कौन है? 2 है, तो कितना बचेगा? 9:11 बचेगा। यानी आपको पता है जब भी हम कोई भी संख्या में उसके कॉमन नंबर से भाग दे देते हैं तो वो हमेशा अभाज्य संख्या बन जाती हैं। कैसी बन जाती हैं? अभाज्य संख्या बन जाती हैं। अभाज्य संख्या मतलब समझते हो ना? अभाज्य संख्या बन जाती हैं, यानी अभाज्य संख्या अभाज्य नहीं, हाँ सॉरी। तो वो जो नंबर कटता है, जो आप देख रहे हो कॉमन जो नंबर कटता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? जो कॉमन नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। आप जैसे मैंने लिया 10 और 15, तो 10 और 15 का जब भी मैं अनुपात लूँगा, 10 और 15 का जब भी अनुपात लूँगा तो मेरे प्यारे बहन भाइयों सॉरी, ये जो जब भी हम उसके एचसीएफ से भाग दे देते हैं, भाग देने पर क्या बन जाती हैं? सहअभाज्य संख्या बन जाती है। सहअभाज्य संख्या बन जाती हैं। यानी सहअभाज्य संख्या को होती है को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ कितना होता है बेटा? 1 होता है। यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा 1 के अलावा। देखो अब मैंने यहाँ पर कौन सा कॉमन नंबर है? मैंने 5 काटा, तो यानी बचेगा यहाँ 2:3 ही। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन नंबर कटा है वही क्या है? यहाँ पे आपका 5 जो है एचसीएफ है। क्या है? कॉमन नंबर ही तो उसका एचसीएफ होता है, दोनों में एचसीएफ होता है, हाँ या ना।
ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मैंने लिया मान लो 20 और मैंने ले लिया 40, मैंने लिया मान लो 48 ले लिया, दोनों ले लिया, दोनों का अनुपात में लिखूंगा तो 20:48। तो मैंने 2 से काटा तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 2 से 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 और यहाँ हो जाएगा 4, 12 चौका 48, यानी HCF जो होगा यहाँ पे कौन होगा बेटा? वो 4 होगा। इनका अनुपात में 5:4 लिखा जा रहा है। 2 चीज़ें मैंने आपको समझाई मेरे प्यारे बहन भाइयों। एक चीज़ समझना यहाँ पे, जब 2 को सहबाज यानी 2 सहबाज संख्याओं में उसके दोनों के कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा LCM हमें प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ मैंने ये सिखाई, जब भी किन्हीं संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है तो जो नंबर कटता है, जो नंबर से भाग देते हैं, जो नंबर दोनों में कॉमन होता है, वही हमारा HCF होता है, वही हमारा HCF होता है। तो इस आधार पर मेरे प्यारे 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 भाइयों, मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर माना दी गई संख्या कौन सी हमारे पास? दी गई संख्या है, दी गई संख्या A और B है और HCF कितना? H है। तब मेरे प्यारे बहन भाइयों मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे प्यारे बहन भाइयों हमेशा मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को ये पता है कि अगर भाई साहब HA/B बराबर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा? LCM। यानी अगर दोनों संख्या को गुणा अगर उसके HCF से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वहाँ पर हमारा LCM प्राप्त हो जाता है। मैंने अभी ये समझाया, ये मेरे को रिलेशन पता चल गया। दूसरी चीज़ मेरे को नोट करने लायक बात थी वो है ये कि भाई साहब अगर कोई 2 नंबर मुझे अनुपात में दिए हों, क्या दिए हों? 2 नंबर मुझे अनुपात में दिए हों, अगर उन अनुपात नंबरों को उसके HCF से मल्टीप्लाई पर पता चल जाता है तो मेरे पास फर्स्ट संख्या कौन सी होती है मेरे प्यारे बहन भाइयों? मेरे पास फर्स्ट संख्या होगी HA एंड सेकंड संख्या होगी कितनी बेटा? सेकंड संख्या होगी HB। समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ कहा कोई नंबर है, अगर मुझे ये नंबर दिया हो तो HCF 4 दिया, मुझे संख्या प्राप्त करनी तो क्या करूँगा मैं? 5 × 4 और 12 × 4, यही तो होगा। यानी 5 चौक 20 और 12 चौक 48, यही तो होगा, यही तो संख्या थी मेरी। यानी जब भी मैं अनुपात में दी गई संख्याओं के साथ उनके HCF से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमेशा मुझे वो संख्या प्राप्त हो जाती है, हमेशा मुझे वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो फर्स्ट संख्या कौन सी होगी मेरे पास? HA होगी। दूसरी संख्या कौन सी होगी मेरे पास? HB होगी। और आपको पता है अगर मुझे दी गई संख्या को अगर मुझे इस तरीके से HCF निकालना है और मुझे LCM दिया हुआ तो उसके LCM में A × B का मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है इस रिलेशन से मैं A × B को डिवाइड दे सकता हूं तो मुझे HCF पता चल जाता है। आप कहोगे सर बिल्कुल, मेरी बात इस बात समझ में आ रही है आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल। यानी जो कॉमन नंबर होता है किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में वही हमारा क्या होता है? LCM होता है, वो सॉरी HCF होता है। ये बात समझना। अगर मुझे अनुपात में दी गई संख्या को अगर संख्या अनुपात में दी गई जो नंबरों को अगर उनकी संख्या में तब परिवर्तन करना है तो उनके मासा से गुणा करना पड़ेगा संख्या प्राप्त करने के लिए। ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई, दूसरी बात, जब भी किन्हीं 2 नंबरों में मैं उनके HCF से डिवाइड कर देता हूँ तो हमेशा मुझे सहवाज संख्या प्राप्त होती है। कैसे होती है? सहवाज संख्या। सहवाज संख्या होती है जिनका HCF क्या होगा? जिनका कॉमन नंबर हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। अब इन पर देखो मैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरी बात समझना है ध्यान से, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बहन भाई, इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से। अभी जो कॉन्सेप्ट होता है उसी पे आधारित है। मैंने अभी बताया कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका मासा 8 है, तो उनका LCM कितना होगा? मेरी बात समझो। पहली बात तो LCM जो होगा वो किससे कटने वाला होगा? सिंपल सी बात, 7 से भी कटने वाला होगा, 13 से भी कटने वाला होगा। तो देखो 7 से देखते हैं पहले। देखो 7 से 7 एक बच्चा, ये 7 से नहीं कट रहा क्योंकि 7 × 7 7 × 7 यहाँ एक बच्चा, तो ये नहीं कटेगा 7 से, ठीक है। 7 और 7 चौक 28, ये 7 से कट रहा, अभी ये ऑप्शन हो सकता है। 7 7 × 56 बचे 6, तो ये भी 7 से नहीं कट रहा। 7 × 7 7 × 14 बचे 3 32, ये भी नहीं कट रहा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो 7 से कट रहा, तो सीधा सीधा आंसर हो गया। लेकिन हमें फिर भी ऐसे करना होता तो हम कैसे करते हैं? उनका लासा निकाला तो 13 7 91, तो 91 क्योंकि हमें 13 गुणा, मैंने क्या संख्या का गुणा इंटू किसका? मासा गुणा 13 7 91, 91 × 8
8 9 8 72 यानी 728, ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है, हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनके महत्तम समवर्तक कितना 6 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक देखिए। अब वही वाली बात है, ये किससे भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। देखो पहले देखते हैं हम, ये 3 से ये कट रहा है, 9 मतलब 9 से कट रहा है, 9 से सिंपल सी बात है। देखो 4 3 9, ये 9 से नहीं कट रहा क्योंकि 12 योग हो रहा है, 12 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 8 और 4 12 और 3 15, ये भी नहीं कट रहा। तो ये देखो 7 और 3 9 9, ये भी नहीं कट रहा। तो ये अब मुझे देखना क्या है, पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं उससे ना करके इतनी देर में करूँगा तो 9 8 72, 72 इंटू 6, 6 दूनी 12, यानी इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है इसमें इकाई का अंक जो कितना है, 2 है, वो ये है और कोई नहीं है। क्योंकि मुझे पता है देखो 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है और 3 से ये कट रहा है और 3 से ये नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन तो पहले ही हट गया। यानी 9 से देना तो मुझे 3 से तो कटेगा ही कटेगा। और 8 से देखो ये कट रहा है, 8 चौका 8 पंजे 40, बचे 3, 8 चौका 32। बाकी देखो 8 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा 8 से, और 8 पंजे 40, ये भी नहीं कट रहा 8 से, ये भी नहीं कट रहा 8 से, और ये भी नहीं कट रहा 8 से। तो एक ही ऑप्शन है जो 8 से कट रहा है। ऑप्शन से भी जा सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन से भी जा सकते हो। राइट मेरे प्यारे बहन भाइयों। अब दो संख्याओं का अनुपात 7 × 11 है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 128 है तो दोनों संख्याओं का योग करें, योग बताएं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों एक चीज़ बताओ, इनका योग कितना होगा वो देखना है आपको, कितना होगा वो देखना है। तो योग आपको पता है, इनका जो भी होगा वो किसका मल्टीपल होगा आपको पता है, संख्या निकालनी है मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो 7 × 28 और 11 × 28, 7 × 2 56, 6 और 7 और 8 8, तो 14, 4 इकाई का अंक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। तो 4 इकाई का अंक इसमें नहीं है, 4 इकाई का अंक इसमें नहीं है और 4 इकाई का अंक इसमें नहीं, तो एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें इकाई का अंक 4 इसमें है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो आप। अब आए आगे, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 है, उनके लासा एलसीएम अन्य दो संख्या के गुणनखंड 15 और 13 हैं। तो दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये बताना है। 29 है तो आपको पता 15 का गुणा करने पर तो बड़ी संख्या मिलेगी और 13 का गुणा करने पर, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 13 का गुणा करने पर क्या मिलेगी, छोटी संख्या मिलेगी। तो जल्दी बताइए क्या होगा। तो 7 आना चाहिए, 7, तो 7 ये है, सिंपल सी बात है। 9 9 27, 27 का 2, तो यानी ये ऑप्शन हमारा 7 और किसी में आ नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन एक ही है, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही है बी हमारा करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा यानी एक्स में उसने दोनों संख्या दे रखी है कि उन दोनों संख्या का गुणनखंड, यानी लासा में वो दोनों गुणनखंड होता नहीं होता, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि लासा हमेशा उन दोनों संख्या से कटने वाला होता है। तो जो होंगे वो वास्तव में संख्या दे रखी है, तो बड़ी से मासा गुणा करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, छोटी से गुणा करेंगे तो छोटा नंबर आएगा। तो मैंने 13 से गुणा किया तो सीधी बात है 377 वो संख्या हमारी रही होगी। और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लगाकर। हेलो, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये कुछ क्वेश्चन है इसी पर आधारित। 3 संख्याएं 12, 9, 4 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। पहली बात तो मैं ऐसे क्वेश्चन देखो यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, 12, 9, 4 के अनुपात में है। तो सिंपल सी बात है, वो संख्या जो है 9 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और आपकी मतलब 9 और 4 से कटेगी, सिंपल सी बात है। तो 9 से देखो ये भी कटती दिख रही है, 4 दूनी 8, ये 4 से नहीं कट रही, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। लेकिन 4 का इसमें जा रहा है, 4 चौक 16, ये भी जा रहा है और ये भी हो रहा है, यानी यहाँ पर हम दिख रहा है 9 से, देखो 9 से ये भी आ रहा है, 9 से ये भी आ रहा है, 9 से ये भी आ रहा है, यानी हम ऑप्शन में तो फंस गए भाई, ऑप्शन तो हमारे क्लियर नहीं हो पा रहे। तो हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे इन सबका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लो। 12, 9, यानी आपको पता है 12 में 4 तो आता ही है और एक 3 आता है, 3 की 12 36, 36 गुणा 5, यानी मासा कितना दिया 5, तो यहाँ 5 होंगे 30, यानी 0 आ रहा है, 0, ठीक है, सब में 0, 5 के 15 18 है, यानी 180 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हमें जब ऑप्शन से नहीं होंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपको बात समझ, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसकी मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लघुत्तम समवर्तक हमारा निकल कर आ जाएगा। यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका लासा 75 है तो उनका महत्तम समवर्तक याद कीजिए। जल्दी बताइए क्या होगा महत्तम समवर्तक क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, दो संख्या इसके अनुपात में है
तो उनका लासा इतना है, तो महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो देखो 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। अब ये बताओ 15 में मैं किस संख्या का गुणा कर दूं कि मुझे 75 मिल जाए। सिंपल सी बात है, मैं 4 का गुणा करूंगा तो नहीं मिलेगा, 3 का गुणा करूंगा तो नहीं मिलेगा, 15 गुणा करूंगा तो नहीं मिलेगा। 15 पंजे 75, यानी 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें गुणा कर दूंगा तो मेरा ऑप्शन नंबर जी इज द करेक्ट आंसर, जो 75 मिल सकता है मुझे और नहीं मिल सकता। नहीं तो हम कैसे करते, हम ऐसे करते, जब भी एचसीएफ निकालना तो 75 में भाग देते 3 × 5 का, यानी 15 का भाग देंगे 75 में तो कितना आंसर आएगा 5। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मेरी बात समझना यहाँ पे। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात क्रमांश 7:15 है, तो उनका लघुत्तम समवर्ती 840 है। तो बताइए उसका दो संख्या ए और बी का अनुपात इतना है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक इतना है। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, सॉरी उन संख्या को अनुपात ज्ञात करना है मुझे, उन संख्याओं का अनुपात मुझे ज्ञात करना है। कुछ मिस्टेक है इसमें ये पूछा गया है, सॉरी, ए प्लस के बी अनुपात बी मन ए क्या होगा, यानी मुझे पहले संख्या निकालनी है, फिर उनका ए प्लस के बी और अनुपात बी माइनस के ए अनुपात बी हमें यहाँ निकालना है। मेरी बात समझो, यहाँ पे दोनों का योग ए प्लस के बी, तो आपको पता है 15 और 7 22 होगा, सही है, ठीक है। अनुपात दोनों का अंतर तो कितना होगा 8, दोनों को काटूंगा कितना होगा 11:4। सिंपल है मेरे शेरों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, 11:4 ऑप्शन नंबर सी। सीधा कर देंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम क्या करते, पहले एचसीएफ निकालते, यानी 7 और 15 का भाग देते 840 में, एचसीएफ निकलता, एचसीएफ गुणा 7 के साथ करते, 15 के साथ करते, फिर उनका ए प्लस बी करते और ए माइनस बी करते, तब जाके क्वेश्चन करते। तो बहुत लंबा, इतना समय नहीं है हमारे पास, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बहुत इजीली तरीके से निपटा सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका मासा 17 है, उनका लासा 170 है, तो बताओ संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। यानी मान लो मेरे पास संख्या कितनी है 1/a, मतलब ए और बी संख्या है मेरे पास। मेरे प्यारे बहन भाई यहाँ देखो, मेरे पास देखो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, मेरे पास ए और बी दो संख्या है, उनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/a प्लस के 1/b का योगफल कितना होगा, ये पूछा है। यानी आपको पता है कितना होगा, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है a प्लस के b अपॉन a इंटू बी होगा, है ना, a इंटू बी होगा। आपको पता है a प्लस के b उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योगफल, यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है मेरे शेरों, 119 दिया गया है ना। और a इंटू बी दोनों संख्या का गुणनफल हमेशा कितने के बराबर होता है, उसके लासा इंटू मासा के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, मैंने कल पढ़ाया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। यानी कितना होगा 17 इंटू 170, और मैं इसको काटूंगा 17 से, तो कितना कट गया भाई साहब, ये कितनी बार कटेगा भाई, 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 7, 17 7 119 यानी 7 बार, तो 7/170 ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 170 ऑप्शन नंबर सी। हमेशा याद रखना, हमें ए प्लस के बी अपॉन ए बी होता है जब व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम पूछता है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग अगर हमसे पूछता है तो ये हमेशा याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमश 12 और 924 है, तो इस संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, बड़ा फंस जाते हैं सर, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, पहले जब हम उसका मासा देंगे तो दोनों संख्या गुणनफल हमारे पास निकल कर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास देखो 924 में मेरे शेरों, मेरे बहन भाइयों, अगर मैं 12 का भाग देता हूँ, ठीक है, 924 में अगर मैं 12 का भाग देता हूँ, देखो 12 7 84, 12 8 96, तो 12 7 84, 7 बार गया, ठीक है। कुछ यही दिया है ना हमारे पास, दोनों संख्याओं का मासा क्रमांश इतना है, ठीक है। तो ठीक है, 12 7 84 बिल्कुल, तो हमारे पास गया 12 7 84 6 और 2 8, 12 7 84 77 बार गया। कितनी बार गया 77 बार। अब मुझे पता है ये संख्या के इनका गुणनफल है, दोनों संख्या का गुणनफल है, तो इनके जोड़े कितने बनाए जैसे 77 के, तो या तो 7 × 11 होगा, हाँ या ना, या 11 × 7 होगा, यही बन सकते हैं। और कुछ बन सकते हैं, ये दोनों बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ और बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। इसके जोड़े केवल दो ही संभव में, 7 × 11 या 11 × 7। ऐसे क्वेश्चन को जब हम उसके लासा में भाग देंगे तो मेरे पास वो दोनों संख्या का गुणनफल निकल के आ जाता है, और उन दोनों संख्या के गुणनफल को मैं a × b या b × a ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे जोड़े कितने बनेंगे, मेरे 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। तो मेरे को आज
ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, हम चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को बताइए फटाफट से। तो संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं का लासा और मासा का आप जानते हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल आप जानते हो, दोनों संख्या का गुणनफल उसके लासा इंटू मासा के बराबर होता है, हाँ या ना। यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल कितना आ रहा हो, 24 आ रहा हो। तो वो 8 इंटू 10 कितना होगा, 80 होगा, ये नहीं हो सकता। 8 छंगे 48, ये भी नहीं हो सकता। आपको पता 6 चौक 24, ये हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा सिंपल सा आंसर कितना हो गया, 6 इंटू 4 हो गया। 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा 17 है और लासा 714 है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। आपको पता है जब मैं लासा में एलसीएम में भाग देता हूँ कितने का, उसके एचसीएफ का, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरे पास निकल कर आ जाता है, a इंटू बी आ जाता है। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी सर मेरे पास कितना है, 714 में भाग दूंगा कितने का बेटा, 17 का। पहली बात तो ऑप्शन किससे कटने वाला हो, 17 से। तो 17 से आप काटोगे, 17 कन 17 और 17 5 51, तो 2 ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं 17, तो ये 17 वाला फ्लॉप हो गया, तो मुझे भाग देना पड़ेगा। 17 51 17 चौका 68, 4 बार, और बचे यहाँ पर कितना आपके 7 दूनी 34, तो 42, तो 17 गुणा 42, यानी एचसीएफ 42 है, तो वो संख्या कितनी होंगी, 6 इंटू 7 की होंगी। 6 इंटू 7, उनके योगफल की बात करिए, कितने की बात की, योगफल की, तो यानी कि 13 7 91, 13 7 91, तो मुझे देखो 13 7 91, एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, तो अभी ऑप्शन मेरे जिंदा है। 13 7 91 की एक हाथ से लगी 9, और 13 9 कितने हो गए यहाँ पे, 13 9 हो गए 22, यानी 221 होगा मेरा, 221 होगा। मैंने दोनों का योग किया, योग का गुणनफल उसके मासा से किया, तो मेरे पास संख्या निकल कर आ गई। सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस तरीके के क्वेश्चनों को भी निपटा सकते हैं। बस आखिरी में कुछ 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, आज के लिए चलिए इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से दीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 261, 500, 853 और 1221 में 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम में भी पूछे जाते हैं, एचसीएफ में भी पूछे जाते हैं। जब आपको छोटे आंसर दिए गए हों, 2 3 4 5 ऐसे कुछ आंसर दिए गए हों, और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नंबर दिए गए हों, तो आप समझ लेना वो एचसीएफ का है। और पूर्ण तरह विभाजित हो जाए यानी कट जाए तो वो एचसीएफ का है। और जब आपको यहाँ छोटे छोटे नंबर दिए गए हों और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नंबर दिए गए, तो समझ लेना वो एलसीएम का क्वेश्चन है। समझ रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, अब मेरी बात समझना यहाँ पे कि आपको 5 शेष बचना चाहिए, तो मेरे को पता है 261 है, 261 में से -5 कर दूं, क्योंकि 5 शेष बचा हुआ है, इसमें से 5 बचना चाहिए इनमें भाग देने पर। ऐसी संख्या मुझे देखनी है, तो मेरे पास बचेगा कितना बेटा, 256। कितना बचा मेरे प्यारे भैया, 256 बचा। 256 18 से भाग जाता नहीं जाता, 256 17 से भाग जाता नहीं आता, 256 19 से भाग जाता नहीं आता, 256 16 से भाग जाता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 216। सिंपल और सिंपल, ये देख आपको पता है 216 से भाग जाएगा, 216 हमारा करेक्ट, सॉरी 16 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 261 जो है, 261 में 16 से भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका, हमेशा शेष 5 बचेगा। ठीक है, सिंपल आंसर हो गया। अब देखो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 627, 15630 और 3128 को भाग देने पर 2 5 और 3 शेष बचता है। आपको वही है 627 में से मैं कितना 2 घटाऊंगा 625। अब 625 में एक 12 से 25 का तो जाने का रहा नहीं, 650 का जाने का रहा नहीं, 775 का तो जाने का रहा नहीं, कितने का रहेगा यहाँ पे 625 का रहेगा। कितने का रहेगा, 625 का रहेगा। ऐसे ही आप क्या करते, इसको घटाते फिर इनका क्या ले लेते, एचसीएफ ले लेते, जो एचसीएफ आएगा वो आंसर होगा। ऑफ क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन वाइज चलेंगे, सबसे तगड़ा कुछ तरीका है। एक रासायन के पास 18 लीटर 24 लीटर 336 लीटर स्पीड है। प्रयोगशाला चाहती है कि वह उन रासायनों को बिना मिलाए समान धारिता की बोतलों में भरे, तब बताओ कि उसमें न्यूनतम कितनी बोतलों की आवश्यकता है। यानी आपको पता है 18 लीटर 24 लीटर
और समान रूप में कितनी बोतलों में भरी जा सकती हैं और ये समान रूप में भरना है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे मेरे अच्छे बहन भाइयों, ये बताओ इनका HCF कितना होगा। 18, 24, 36 और 36। सिंपल सी बात है, छोटा लेंगे तो सब में 6 दिखाई दे रहा है। 18 इंटू 3 6 18, 6 चौक 24 और यहाँ पे भी 6 पंजे 30 छन्ने 36, बिल्कुल 6 दिख रहा है। तो 6 दिख रहा है तो इनका HCF कितना होगा मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो हुआ 6। अब 6 का भाग 18 में देंगे इतने में आ जाएगा 3 बार। 6 का भाग 24 में देंगे 18 में देंगे 6 का भाग, प्लस 24 में देंगे 6 का भाग, प्लस और 336 में देंगे 6 का भाग। ठीक है, तो 3 और 6 चौक 24 और यहाँ देंगे तो कितना 6 पंजे 30 और 36 36 56। तो 59 और 60 और ये 63। आंसर हो गया मेरा कौन सा बेटा, 63। यानी 63 बोतलों की आवश्यकता होगी। 63 बोतल हमें चाहिए इसको भरने के लिए। बात समझ में आई। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, करने के लिए, और फिर हमारा HCF वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। चलिए मेरे बहन भाइयों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी पूछा गया, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बस मुझे अच्छा लगे, है तो LCM का, HCF का नहीं है, बट फिर भी मैं आपका दिमाग देखना चाहता हूं कि आपका दिमाग कितना चलना चालू हुआ इस क्वेश्चन को। केवल आपका मैथमेटिक्स जो है ना, अंडरस्टैंडिंग है। मेरी बात समझो ये क्या कह रहा है कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक n है। प्रथम 1 से लेकर आप देखोगे 1 से लेकर 110 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को LCM जो दिया है वो कितना है, n है। ठीक है, तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? आपको पता है 1 से 110 तक तो दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि 115 तक का आपको LCM बताना है। LCM बताना है। अगर एक चीज़ बताओ भाई, मैंने को मान लो कि मैं 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का, यानी मैं आपसे LCM पूछता हूँ 1 2 3 4 और 5 का। ठीक है, आप कहोगे सर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझो, अब मेरे को LCM निकालना है तो मैं देखूंगा 5 ले लिया मैंने, 4 ले लिया और मैंने 3 ले लिया। मैंने 2 और 1 नहीं लिए, क्योंकि 2 और 1 मैंने 4 में मिल जाएगा और सब में मिल जाएगा। 5 और 20 20 दिया 60, यानी इनका LCM कितना आएगा, वो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। मेरी बात समझना। अब मैं पूछूँ, मेरे को यहाँ तक 1 से लेकर 5 तक का दे रखा है और मैं आपसे पूछूँ भैया 1 से लेकर 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से लेकर 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मुझे लासा बताइए। आप बताइए कि 1 से लेकर 5 तक तो मुझे पता है कितना है, 60 है। सिंपल सी बात है। अब मेरे पास पता 6 और 7, 2 नंबर ऐसे बच रहे हैं जो मेरे को नहीं मिले हैं इसमें। यानी मुझे पता 6 में 6 का गुणन होता है कौन सा, 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 तो किस में उपस्थित है, 60 में पहले से उपस्थित है। तो उपस्थित नहीं है वो कौन सा है, मेरे पास उपस्थित नहीं है, वो है 7। तो 7 छिंगे 42, यही तो होगा मेरे पास। 7 छिंगे 42, 420 मेरा लासा हो जाएगा। यही तो होगा। मेरी बात समझी नहीं समझी लॉजिक से? यानी 1 से लेकर 5 तक की का मैं 60 कर दूंगा। आपको पता है 1 से लेकर 7 तक का देगा ना, 60 तो मेरे पास है, तो 6 तो मेरे पास 60 में उपस्थित है, लेकिन 7 नहीं है, तो मैं 7 के समय गुणा कर दिया, मेरे पास आ गया 442। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी 1 से 110 तक की संख्या को, प्राकृतिक संख्या को लासा कितना हो गया, यहाँ पे n हो गया। अब उसके बाद मेरी कितनी बची, 110 के बाद 111 बचा, 112 बचा, 113 बचा, 114 बचा और 115 बचा। यही बचा, हाँ या ना? आपको पता है 111 में 3, यानी 3 का अगर मैं गुणा करता हूँ, 3 मैं गुणा करता हूँ, 3 9, 3 बार गया, बचे 2 7 21 गुणा 3। ठीक है, लिख सकता हूँ। इसमें मुझे 2 का दिखाई दे रहा है, तो 5 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी 4 का ही दिखाई दे रहा है, 4 का दूंगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचे 3, 8 चौका 32, यानी सॉरी 4 दूनी 8, बिल्कुल बचे 3, 8 चौका 32, तो 28 और 4 आ रहा है, यानी 112 111 तो पहले ही आ चुके होंगे 110 में। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो तेरे इसका कोई फैक्टर नहीं होता। यहाँ 2 तो 2 का देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 देंगे तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 2 इंटू 57 भी आ गया। यहाँ 5 का देंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 5 तिया 15, यानी 5 गुणा ये भी आ गया। तो ये दोनों भी आ गए, लेकिन आया कौन सा नहीं है, 113 नहीं है। जैसे हमारा 7 नहीं है मिल रहा था किसी में, उसी प्रकार से 113 नहीं मिला। तो मेरे पास जो 115 प्राकृतिक संख्या का LCM होगा वो होगा 13 गुणा
एन, 113 गुणा एन, 113 गुणा एन, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी क्लास मैंने बहुत बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट उठाए, हर एक चीज़ आपको बताता हुआ चला हूँ, कोई उबड़ खाबड़ तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये उन सभी बच्चों के लिए जो आज चाहते हैं अपनी वर्दी, अपना सपना पूरा करना, क्योंकि यहाँ हौसलों की उड़ान है, यहाँ जंग जीती जाती है अपनी मेहनत से, ठीक है। तो डटकर खड़े, इस एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और उन सभी बच्चों के पास पहुंचाएं आज जो इनको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। मैं इसी तरीके से प्यार से हर एक चीज़ समझाता हुआ चलूँगा समय के अनुसार। मुझे पता है पेपर बहुत जल्दी, तो मैं उसी हिसाब से चलूँगा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैं एससी और एलसीएम पे बहुत लंबी लंबी क्लास ले सकता हूँ, लेकिन उतनी ही है जितनी हमारा वेटेज है उतनी, और जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम करेंगे। आप ये 2 क्लास करेंगे, मैंने 2 क्वेश्चन पक्के हो गए, और आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, मैं आपको दावा कहता हूँ इन 2 क्लास आपने ढंग से पढ़ लें तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते उनसे, ठीक है, एससी और एलसीएम से। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, एंड थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, मस्त हो, और आप हमेशा मुस्कुराते रहें।